नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर ऑपरेशन लोटस कर दिया है। ऑपरेशन लोटस का मतलब यह है कि अभी थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उनको मिलाकर 7 लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब उसमें ये लिस्ट लंबी है और कौन कौन से नाम है उसको आपको बता देते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस है राज्यसभा का। पूरा आम आदमी पार्टी का सफाया एक तरीके से हो गया है, क्योंकि 2/3 जो लोग हैं उनके 10 राज्यसभा एमपीज थे, जिसमें से कि 7 अब बीजेपी में चले गए हैं। और इसके डिटेल्स में अगर आपको बताऊं तो इसमें कौन कौन से लोग हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना। राघव चड्ढा तो चले ही गए हैं। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस मूल्य और सिद्धांत पर बनी थी, अब वो पार्टी नहीं रही और मैं बिल्कुल पार्टी में बेकार हो गया था, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद सांसद अशोक मित्तल भी ज्वाइन कर रहे हैं। अशोक मित्तल वो शख्स हैं जो जिनको डेप्यूटी लीडर अभी अरविंद केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले ही चुना था, और वो एक यूनिवर्सिटी के मालिक भी हैं। और हाल में ही उनके ऊपर ईडी के छापे पड़े थे, और छापे पड़ने के बीच में अब ये खबर आ गई कि अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब राज्यसभा की जो स्थिति है वो समझने की कोशिश करते हैं। 245 सीटों वाले संसद के उच्च सदन में एनडीए के पास 145 सदस्य हैं। इसमें अकेले बीजेपी के सांसदों की संख्या 106 है। अगर राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो टोटल नंबर 113 हो जाता है। वहीं एनडीए के नंबर 152 हो जाएंगे। राघव चड्ढा के मुताबिक आम आदमी पार्टी के और सांसद भी पाला बदल सकते हैं। इस लिहाज से बीजेपी के नंबर 116 तक जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, उसको मैं पढ़ देती हूँ कि 7 वो कौन कौन लोग हैं। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह क्रिकेटर, संदीप पाठक, स्वाति मालेवाल, विक्रमजीत सिंह सानी और राजेंद्र गुप्ता। अब ये जो बड़ा ऑपरेशन बीजेपी ने किया है, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, और उसको मैं पढ़ देती हूं। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का और धोखा या धक्का, जो भी है, उन्होंने इस तरह से लिखा है। लेकिन ये कितना बड़ा हाथ मारा है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए। क्या आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? पंजाब के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, आज एक कंप्लीट तस्वीर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। जगदीप जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल तो ये है कि राघव चड्ढा को लेकर तो बहुत डाउट था कि वो बीजेपी जाएंगे, लेकिन वो अपने साथ 6 और सांसद ले जाएंगे, क्या इसकी भनक आप लोगों को थी? जी शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि जो भनक की बात कर रहे हैं आप, शायद एक प्रोग्राम एक महीना पहले आप ही के साथ किया था जिसमें मैंने एक अंदेशा जताया था कि राघव चड्ढा के लिए आखिरी आश्रय स्थल राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी ही हो सकता है। और करीब करीब ये आज साबित भी हो रहा है। जहां तक राघव चड्ढा और इन सभी के इस तरह से पाला बदलने के आसार की बात करें, या जो घटनाक्रम आज हुआ है, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो काफी दिनों से बनी हुई थी। आप देखिए कि स्वाति मालीवाल के बारे में जो घटनाक्रम हुआ था अरविंद केजरीवाल के शीश महल में, वो अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम उस वक्त में रहा। उसके अलावा राघव चड्ढा के साथ जो मतभेद, अंदरूनी मतभेद सामने रहे, वो 2024 के 2022 के जब चुनाव थे पंजाब में विधानसभा के, उस समय राघव चड्ढा को जिस तरह से भागना पड़ा था वहां, और इन पे आक्षेप आरोप लगे थे टिकट बेचने के। जालंधर में पार्टी कार्यालय के पिछले दरवाजे से ये निकले थे। उसके बाद से ही निरंतर मतभेद बढ़ते चले गए। हालांकि इनको बाद में पंजाब की एक मॉनिटरिंग कमेटी जो बनाई गई थी प्रशासनिक, उसके चेयरमैन भी लगाए गए। इन्होंने बार बार कोशिश की कि इनको मिले ऐसी आधिकारिक कोई कोई ताकत वहां मिले पंजाब के लिए, लेकिन वो बाद में फिर उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ और उसमें तकरार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और इनकी चलती रही। और ये आंतरिक मतभेद जो हैं ये काफी समय से निरंतर चल रहे थे, जिसके बारे में राघव चड्ढा ने काफी समय पहले अपनी एक लाइन तय कर ली थी। और ये लगने लगा था कि राघव चड्ढा बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। उसके अलावा
जो सांसद ये बने थे राज्यसभा में, जैसे ये सांसद गए हैं पंजाब में, जब इनका चुनाव किया गया और इनको राज्यसभा भेजा गया, उस वक्त भी पंजाब में आम आदमी पार्टी पे बहुत सी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी विपक्षी दलों के द्वारा और आम लोगों के द्वारा, कि पंजाब की आवाज को राज्यसभा, भारत के ऊपरी सदन में पहुंचाने के लिए जिन लोगों का चुनाव किया गया है, वो सीधा सीधा केजरीवाल के द्वारा ऐसे लोगों को चुन लिया गया है जिनका पंजाब से या पंजाब की राजनीति या पंजाब की बातों से, पंजाब के मुद्दों से ज्यादा सरोकार नहीं है। और ये उस वक्त भी माना जाता था कि ये किस तरह से ये लोग इस बात को आगे बढ़ाएं और किस ये कर पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब के प्रति जो अपना एक उद्देश्य है, वो उसका पूरा करने के हर तरह के प्रयत्न, प्रयास और योजनाएं जरूर लागू करेंगे। और पंजाब को विधानसभा के चुनाव जो अभी फरवरी में होने तय हैं 2027 में, उनमें कोई ज्यादा समय बचा नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति थी 2022 में, जिस तरह से उन्होंने एक मौका बदलाव के लिए और बेहतर पंजाब, रंगला पंजाब बनाने के लिए लिया था, अब वो एक रंगली पार्टी बनाने के लिए राघव चड्ढा ने उस पे पहल कर ली है, ऐसा कहा जा सकता है। नहीं और लेकिन अजीत ये जी, लोग जगदीप जगदीप जी, आप तो दिल्ली में केजरीवाल को भी फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली से लेके पंजाब तक का की जो पूरी इस पट्टी की राजनीति है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन आपके हिसाब से क्या है? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी खत्म है? क्या अरविंद केजरीवाल का भविष्य अब अधर में लटक चुका है, या फिर हम कहें कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल का सफाया कर चुकी है? हाँ, कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो आम आदमी पार्टी है, उसकी जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, आज के दिन जब इतने बड़े उनकी संख्या, जो राज्यसभा में जो सांसद की संख्या है पार्टी के, जो ये नेता हैं, जब ये इतना बड़ा पाला बदल लेंगे, तो ये निश्चित है कि अन्य जो पार्टी के अन्य सदस्य हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। और जो आंतरिक मतभेद हैं वो अन्य लोगों के भी सुप्रीमो के साथ बने हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जहां तक पंजाब का सवाल आता है, पंजाब में आपने देखा है कि भगवंत मान जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो वो एक तरह से एक संदेश था कि जो प्रयास आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के द्वारा पंजाब को लेकर किए जा रहे थे, किसान आंदोलन के बाद, जो पंजाब का किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद जिस प्रकार से ये संदेश दिया गया था लुधियाना की उस जनसभा में कि प्रदेश के व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, इसलिए ये जो किसानों का धरना है ये खत्म करना आवश्यक था। और उसमें किसान और व्यापारी वर्ग को आमने सामने खड़ा कर दिया गया, ग्रामीण और शहरी वर्ग को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। और पंजाब में जो अध्यक्ष हैं वो अमन अरोड़ा को आगे बढ़ाया गया और हिंदू चेहरे को आगे बढ़ाया गया। तो वो सब जो राजनीतिक घटनाक्रम पार्टी के भीतर हो रहा था, उसको देखते हुए भगवंत मान को अपनी इनसिक्योरिटी बहुत लग रही थी कि किस तरह से वो अगले चुनाव में पंजाब का नेतृत्व कर पाएंगे, या पार्टी का चेहरा बन पाएंगे, या कोई बदलाव हो जाएगा। तो इस प्रकार के मतभेद बहुत गहरे पंजाब में चले आ रहे थे। और आप देखिए कि जो पंजाब के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी वहां के विधायक हैं, उनको जो उनको जो कंट्रोल करने का एक तरीका बनाया हुआ है, वो दिल्ली के जो लोग गए हुए हैं, वहां टीम बनी हुई है, वो उनको कंट्रोल करते हैं। पंजाब के विधायक जो अपने आप में कोई बड़ी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, उनको निर्देश दिए जाते हैं, उसी उन्हीं निर्देशों का उनको पालन करना रहता है। और इसीलिए वो अपने हलके में, अपने क्षेत्रों में लोगों की अपेक्षाओं पे उतने खरे नहीं उतर पा रहे, उनके काम नहीं करवा पा रहे। और इसीलिए पूरे पंजाब में जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके प्रति लोगों की भारी नाराजगी दिखाई देने लगी है धरातल पे। उसके अलावा जिस तरह से ये जो बड़े मुद्दे हैं पंजाब के, उनके समाधान जब तक नहीं हुए, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पंजाब में आम आदमी पार्टी की नाराजगी का। और ये जो मतभेद हैं, ये मतभेद इसलिए उजागर हुए क्योंकि भगवंत मान मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब, क्योंकि वो पंजाब से हैं और वो पंजाब के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें उनको लोगों को जवाब देना है।
पंजाब में अभी जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के समय में आप देखिए कि केजरीवाल वहां कभी कहीं दिखाई नहीं दिए। 3 दिन के बाद जब वहां बहुत बड़ी लोगों की आक्रोश उभरने लगा, उसके बाद केजरीवाल कहीं तरन तारण के इलाके में दिखाई दिए बाढ़ में। और ये जो अंतर्कलह है पार्टी का, वो अंतर्कलह काफी समय से चलता आ रहा था। और उसमें ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो कारण है, उन कारणों में बहुत मतभेद आगे भी उभरने को देख सकते हैं। और उस तरह से जो ये आज ऑपरेशन हुआ है, जिस तरह से लोग ये हटे हैं पार्टी से, बहुत से अन्य लोग भी हट सकते हैं पार्टी से। तो उसमें कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व का खतरा पंजाब में अब बन गया है। वैसे भी अगर देखा जाए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बहुत से ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़ के, जिन्होंने अपना अन्य रास्ता बनाया है। नहीं, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है। जगदीप जी, लेकिन आप लोग तो बहुत क्लोजली इस पूरे घटनाक्रम को फॉलो कर रहे थे। क्या आपको अंदाजा था कि बीजेपी इस तरीके से ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी का कर डालेगी? देखिए, आपको एक इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, उन लोकसभा चुनाव में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, उन कॉन्स्टिट्युएंसीज में जिस प्रकार से वोटिंग हुई, और उन वोट्स में जो 20 ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी निकल के आई जहां अ, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी वोट्स उनको मिली, और बल्कि आम आदमी पार्टी से बेहतर वोट मिली। 9 ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रही कांग्रेस के सामने। और इनको 2024 में 19.56% वोट हासिल हुआ, लगभग 20%। अब आप देखिए कि किसी प्रदेश में किसी पार्टी को, जो पार्टी इससे पिछले चुनाव में केवल 3% वोट पे थी, वो एकदम से 20% वोट के करीब पहुंच जाती है। और उससे ये भारतीय जनता पार्टी ने एक और उम्मीद जगी कि विधानसभा चुनाव में अगर ये वोट शेयर हमारा है, तो इसको और अगर बढ़ाया जाए तो हम बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। और जहां तक मेरी बात हुई कुछ लोगों से जो पंजाब के और भी विशेषज्ञ हैं और राजनीतिक तौर पे बड़े सक्रिय हैं, विश्लेषण करते हैं, उनसे भी बात हमारी हुई। और जो परिस्थितियां अकाली दल की हैं, दूसरे अकाली दल जो वहां बने, अब आप देखिए कि अकाली दल पुनर्सुजीत बना, अकाली दल अमृतपाल बन गया, अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान है ना, अकाली दल जो पुराना है वो भी है। तो वो जो एक चंक, एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की, और सबसे बड़ी बात है कि जो SC ST की 34 सीटें हैं पंजाब में विधानसभा। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने अभी पीछे जालंधर में एक विजिट किया था। और वो जालंधर के जो इस कम्युनिटी के, इस समुदाय के सबसे बड़े जो संत हैं डेरा बल्ला में, उनको पद्मश्री भी दिया गया। और वहां उन्होंने विजिट भी किया, वहां उन्होंने संबोधन भी किया। तो ये कई तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी पंजाब के को लेके अपनाए हुए है। और उसी रणनीति और राजनीतिक योजना का ये एक बड़ा प्रारूप है। आने वाले समय में देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के ही बहुत से लोग, अब आप देखिए कि पंजाब में जो बीजेपी अपना आधार बढ़ा रही है, पंजाब में कुछ अकाली दल, कुछ अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं अभी पिछले 2 महीनों में। और धीरे धीरे आगे वो बढ़ा रहे हैं उस वर्ग को भी जो शहरी और ग्रामीण वर्ग है। ग्रामीण वर्ग में, ग्रामीण आंचल में बहुत सी जगह भारतीय जनता पार्टी की जो पैतृक संस्था, मातृक संस्था कह लीजिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इनकी शाखाएं वहां तक लगने लगी हैं। तो ये अपना विस्तार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में करती आ रही है। और उनका उद्देश्य, लक्ष्य जो है, वो पंजाब के 2000 ये 27 के विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में, इस पृष्ठभूमि में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। और उनके लिए ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है, वही वोट परसेंटेज लगभग भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक है, या कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है लगभग 32%, वो ऑलमोस्ट स्टेबल है।
और जब 2022 के चुनाव हुए, उसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव हुए, तो उसमें कांग्रेस के 7 सांसद जीते थे। और उसमें आम आदमी पार्टी के केवल 3 सांसद जीत पाए थे, है ना। और 2 सांसद वो निर्दलीय रहे, जिसमें एक अमृतपाल है और एक वो फरीदकोट से खालसा है, और एक हरसिमरत कौर बादल भटिंडा से जीती। तो बहुत सी ऐसी घटना है, बहुत से ऐसे राजनीतिक समीकरण हैं प्रदेश में, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश के, जिनकी वजह से प्रदेश में काफी राजनीतिक तौर पे उथल पुथल होने की संभावना अब बढ़ गई है। और जहां नहीं, तक तो बात अब आपको आती है। क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है जगदीप जी की क्या वाकई में अपने लिए जो जो भी चुनौती इस समय आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी है, क्या उस चुनौती को ओवरकम कर लेंगे अरविंद केजरीवाल, या फिर लग रहा है कि आपको कि अरविंद केजरीवाल के और भी सांसद और भी उनके एमएलए बीजेपी के पाले में जा सकते हैं? दोनों चीजें संभव है। बिल्कुल संभव है। ऐसी स्थिति में किसी ने सोचा नहीं था, हालांकि बहुत से राजनीतिक जो गहरी नजर रखते हैं गतिविधियों पे, उनको लगने लगा था कि कुछ घटने वाला है। और ये भी माना जाता है कि अब जिस तरह से इन्होंने बिना किसी सिद्धांत के एक तरह से अवसरवादिता का जो परिचय दिया है, राजनीतिक अवसरवादिता, राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस तरह से उन्होंने पार्टी को बदला है, बिन और वो सिद्धांत केवल और केवल अपने 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 स्वार्थ का सिद्धांत रह गया है। तो हो सकता है कि अन्य जो विधायक हैं, जो अभी तक खुश नहीं है भगवंत मान कैंप से, वो भी पलट सकते हैं, वो भी अपना रास्ता देख सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का धरातल पे आज वो स्थिति नहीं रह गई है कि उनके 92 विधायक हैं, और जो अलग अलग तरह के कुछ लोग वहां जो सर्वे कर रहे हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें हैं सामने आई हैं, जिनसे ये पता लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के 90 में से हो सकता है कि 10-12 विधायक ही जीत पाने की स्थिति में हो। बाकी अन्य सभी की स्थिति कोई ज्यादा बेहतर पंजाब में बताई नहीं जा रही। और रही बात अरविंद केजरीवाल की, कि अरविंद केजरीवाल क्या कर पाएंगे, अब तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, वैसे तो अरविंद केजरीवाल अपने आप में ही अपने लिए चुनौती है, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी कि वो भगवंत मान को अपने साथ कितने लंबे समय तक रख पाए, किस तरह से निष्ठापूर्वक रख नहीं, तो पाए। आपको लगता है कि ये भगवंत उनकी मान सबसे भी बड़ी बीजेपी चुनौती। के पाले में जा सकते हैं? उनके बारे में तो बीच बीच में कहा ही गया था इस बात को लेकर। जी, देखिए, राजनीतिक परिघटना में कुछ भी हो सकता है, और उसकी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता, जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो असमंजस की स्थिति आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेके है, उसमें राजनीतिक तौर पे कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और जहां तक आम आदमी पार्टी में भगवंत मान की स्थिति की सवाल है, वो बार बार उन्होंने जिस तरह से असर्शन किया और अपने लीडर को बताया कि पंजाब के लिए अगर कोई वैकल्प विकल्प है आम आदमी पार्टी में, तो वो केवल भगवंत मान हो सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उन्होंने कोशिश की, तो शायद वो आम आदमी पार्टी के लिए उतना मुफीद नहीं रहेगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली तिहाड़ जेल से छूटे थे, तो ये सीधे अमृतसर गए थे, और इंद्रबीर सिंह निज्जर, जो एक बड़ा चेहरा है पंजाब का, एक बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये उनके घर पे रुके थे। और उस वक्त भी क्या आसाइयां लगने लगी थी कि आने वाले समय में क्या पंजाब में इंद्रबीर निज्जर के चेहरे को, क्योंकि वो भी सिख चेहरा है, और क्या उनके दम पे आगे 2027 को देखा जाएगा। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो पंजाब में एक तरह से अंतर्द्वंद पैदा किए हुए हैं आम आदमी पार्टी में। तो इसलिए लगता ये है कि बहुत तरह की गतिविधियां राजनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी में हो सकती हैं, और उन गतिविधियों में कोई भी निर्णय सामने आ सकते हैं। किसी ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि इस बिल्कुल। प्रकार का निर्णय 7 जो बड़े सांसद हैं राज्यसभा के, वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो ये अ, बहुत जग- सी। बिल्कुल। जगदीप जी, ये जो घटनाक्रम है इसका एक असर तो पंजाब की राजनीति पे पड़ेगा ही पड़ेगा।
उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा, एक नेशनल लेवल पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, आज जो बाकी विपक्षी दलों को एक संदेश गया होगा कि देखिए बीजेपी ये भी कर रही है, एक तरफ पश्चिम बंगाल के चुनाव को लूटने की तैयारी, दूसरी तरफ जहां पर चुनाव अगले साल है वहां पर किस तरीके की तैयारी अभी से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। साम दाम दंड भेद ऑपरेशन लोटस करके आप 7 एमपी राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के उन्होंने अपने पाले में कर लिए। बाकी विपक्षी दलों में तो आज एक एक तरीके से डर बैठ गया होगा उनकी। आज कांग्रेस जो सोच रही होगी कि भाई कुछ हम अच्छा कर लेंगे पंजाब में, आज उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक राज्यसभा का सवाल है, ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है। और पर्याप्त बहुमत ना होने की वजह से उनके बहुत से ऐसे उद्देश्य या लक्ष्य वो पूरे नहीं हो पाते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी अपना पूर्ण बहुमत हासिल करने का एक बड़ा लक्ष्य ये जरूर है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। और उसका पहला उदाहरण ये दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े लेवल पे वो लोग उनके साथ शामिल हो गए। अब हो सकता है कि बहुत सी अन्य पार्टियों के लोग भी इस तरह से शामिल हो जाएं। उसमें पार्टी जो महाराष्ट्र की है, शिवसेना शिंदे है, उसमें कुछ और पार्टी हो सकती हैं, कोई भी पार्टी उसमें हो सकती है। तो वो कहने को कुछ भी कहा जा सकता है कि कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से राज्यसभा में एक भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना जो राजनीतिक संधि है वो कर सकती है। तो ये जो एक बिंदु है भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा में अपनी शक्ति को बढ़ाना, वो निश्चित तौर पे है। दूसरी बात ये है कि जो आज आक्षेप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए जा रहे हैं कि वो किस तरह से इस तरह के ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन लोटस। तो ये तो सबको मालूम है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का पदार्पण इस राजनीति में हुआ है, इन्होंने राजनीति की नई परिभाषाएं घड़ी और राजनीतिक संधियों की नए रास्ते खोले हैं। और ये तो तय है। और हो सकता है कि ये आने वाले समय में इसका और भी प्रारूप हमें देखने को मिले। कोई भी कुछ भी संभव हो सकता है। नहीं तो आज हम क्या ये कह सकते हैं कि एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को नेस्तनाबूद कर दिया बीजेपी ने? आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या वापस रिवाइव हो पाएंगे इस चुनौती के बाद? देखिए, ये आम आदमी पार्टी का जहां तक राजनीतिक दल का सवाल है, राजनीतिक दल में एक संरचना होती है, राजनीतिक दल का अपना एक ढांचा होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी एडहॉक बेस्ड पार्टी रही हमेशा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो भी एक तरह से चुनौती लीडरशिप की, नेतृत्व की चुनौती बनती दिखाई दी है, कोई सशक्त नेतृत्व बनता दिखाई दिया, तो उसको अरविंद केजरीवाल ने उभरने नहीं दिया या उनको किनारे पे लगा दिया, हाशिए पे लगा दिया। और संरचना के तौर पे जो राजनीतिक दल की एक संरचना और एक संगठन की तौर पे उसको कभी एक पूर्ण रूप नहीं दिया। और एडॉक बेस्ड ही सारे स्ट्रक्चर को रखा ताकि उनके हाथ में ही सारी शक्तियां रहे। अब वो जो एक बड़ा कमजोरी कहा है, वो कमजोरी एक समय तक तो ढकी जा सकती है, लेकिन एक समय के बाद राजनीतिक दल में संरचनात्मक जब तक संगठन नहीं होगा तब तक इस तरह की संभावना बनी रहती है। और ये राजनीति करने वाले सभी प्रबुद्ध हैं, उनको मालूम होता है कि किस तरह से उनकी स्थिति एक पार्टी में है। एक कार्यकर्ता बने रहने के लिए कहने को नेतृत्व जरूर है, लेकिन सदस्य भी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य या उनका अपना राजनीतिक कद आने वाले समय में इतना बड़ा नहीं बन पाएगा, तो ये निश्चित है कि वो अपना अपना रास्ता एक समय के बाद देखेंगे। और अरविंद केजरीवाल की इस पार्टी में मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जब तक उसका राजनीतिक संगठन और ढांचागत व्यवस्था नहीं बनाते, ये पार्टी सरवाइव कर पाएगी। ये एक व्यक्ति की पार्टी बन के रही है। और आगे आने वाले समय में भी उसी तरह से जिस तरह उन्होंने सारी पार्टी को अपने आसपास केंद्रीकृत किया हुआ है, वो अपने आप में बड़ी चुनौती बन जाएगा। और उसके लिए कठिन समय हो सकता है
कि वो अपनी पार्टी को उसी तरह, उसी विस्तार में या उसी ढांचे में खड़ा रख पाए। एक मुझे ऐसा सवाल और नहीं लगता करके, कि ये ऐसा। हाँ जगदीप जी, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा था, उसको करके फिर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगी। कि राज्यसभा में 7 एमपीज एक साथ इस तरीके से अपनी पार्टी की तरफ कर लेना, ये मुझे लग रहा है कि इसके पहले कभी इतने बड़े पैमाने पे ये चीज हुआ है, या फिर ये एक टोटली अपर हाउस में हम एक नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी का देख रहे हैं। बीजेपी का ये नया एक्सपेरिमेंट है इस दौर में, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। और देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम जो देश के हैं, वो उन पे जो वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम है और वैश्विक राजनीतिक विचार और जो परिस्थितियां होती हैं, उनका भी प्रभाव रहता है। भारत की आज जो स्थिति है और जो वैश्विक परिघटनाएं आज हो रही हैं, और जिस प्रकार से राजनीतिक विचारधारा जो अन्य देशों में जो कहा जा सकता था कि जो धुर दक्षिणपंथी विचारधारा का जो उभार हुआ था, जो पॉपुलिज्म का एक जो फिलॉसफी राजनीति में आई थी, लोक लुभावनवाद का जिसको कहा जाता है, वो जो राजनीतिक विचार था वो भी अब सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत से आकलन हैं जो राजनेता अक्सर ये करते हैं, और उसी आकलन के तहत हो सकता है कि ये नई एक परिघटना और एक नया रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्सृजन भारतीय जनता पार्टी अपने लिए भी करना चाहती हो। और इसी प्रकार से वो उसी पुनर्सृजन में अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए नहीं, लेकिन जो जो आज आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, अब ये राज्यसभा के अंदर अगर, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है, लोकसभा में तो है उनकी, कम से कम एनडीए की मेजोरिटी वहां पर दिखती है। लेकिन अब क्या राज्यसभा में जो और दल हैं, कांग्रेस हो गए, डीएमके हो गए, तृणमूल हो गए, क्या इन सब पार्टियों पर भी यही अब डर बैठ जाएगा कि भाई कौन सा सांसद बीजेपी अब अपने पाले में कर ले? हालांकि ये डर पहले से भी बना हुआ था, लेकिन राज्यसभा में ये एक्सपेरिमेंट के अब बड़े मायने क्या है बाकी दलों के लिए? देखिए, बाकी दलों में कुछ प्रतिबद्धताएं अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा को लेके है। समाजवादी विचारधारा अलग है ना। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, तृणमूल की अलग है, या साउथ की जो अ, दक्षिण की जो पार्टियां, उनकी विचारधारा की अपनी प्रतिबद्धता अलग है। जहां तक आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी एक ऐसे राजनीतिक दल था जो सबसे ज्यादा वनरेबल था, और जिसका अपना कोई सैद्धांतिक स्वरूप नहीं था। वो एक अभियान में से निकली हुई पार्टी थी, और वो राजनीतिक परिदृश्य में अपने आप को एक स्थान पे ले आई। और लेकिन वो क्योंकि एक अभियान में से निकला हुआ एक राजनीतिक दल है, और उस अभियान की जो एक उम्र है। देखिए, इन्होंने अपने आप को कहा कट्टर ईमानदार। इन्होंने कहा था कि जो इनकी लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पंजाब की परिस्थितियां क्या हैं, या दिल्ली की परिस्थितियां क्या रही, या इनके ऊपर जितने भी केसेस हुए वो क्या रहे, वो भ्रष्टाचार के उदाहरण बने। और इसलिए वो जो विश्वास था कि एक राजनीतिक दल का अपनी एक सिद्धांतिकता का, वो विश्वास आम आदमी पार्टी में तो था नहीं। तो उस तरह से आम आदमी पार्टी को जो राजनीतिक लाभ मिला, और इसके जो नेता या सदस्य थे उनको जो राजनीतिक लाभ की प्राप्ति हुई, उसको देखते हुए उनको अपने भविष्य की भी चिंता है। अब आम आदमी पार्टी में पंजाब में अगर कहें, तो जो एमएलए या जो विधायक बने हैं, अब आप ये समझिए कि वो विधायक क्या एक बार विधायक बनने के लिए आए? क्या उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं होगी? और अगर आम आदमी पार्टी का पंजाब में ग्राफ अगर नीचे चला गया, तो क्या वो विधायक अपने भविष्य की चिंता में कोई नए अवसर की तलाश नहीं कर सकते? इसलिए ये सारी संभावनाएं बनी हुई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इन इन तथ्यों को अगर देखा जाए, इन बिंदुओं को अगर देखा जाए, तो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी सबसे वनरेबल पार्टी थी, जिसमें सबसे पहले बिखराव होने के या लोगों के बदलने की गुंजाइश बनती दिखाई देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कारण मुझे दिखाई देता चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। है। शुक्रिया।